हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 23rd डे यानी 23वें सेशन को कवर करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव्स और टेम्पोरल्स के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो पदों में से एक के थोड़ा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। तो ये जो हम कोरिलेटिव्स आज पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे नो सूनर देन, स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, ये कुछ शब्द हैं। तो नो सूनर जब भी यूज होगा सेंटेंस में तो उसके साथ देन का यूज ही होगा। देन के अलावा आप कोई भी और वर्ड, व्हेन, दैट, ये सब यूज नहीं कर सकते। और जब भी नो सूनर यूज होगा तब देन का यूज करना ही अनिवार्य है। आप सिर्फ नो सूनर का अकेले यूज सेंटेंस में नहीं कर सकते। वैसे ही जब भी आप सेंटेंस में स्कैर्सली का यूज करेंगे तो आपको व्हेन का यूज भी करना पड़ेगा। तो कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सून एज वी रीच द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहाँ पे एज सून एज के साथ कोई भी शब्द नहीं आया। तो इन शब्दों के साथ साथ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अपने साथ दूसरा शब्द यानी पूरक शब्द नहीं रखते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कोरिलेटिव्स वर्ड है, और उसके बाद हम सेंटेंसेस पे एग्जाम्पल देखेंगे। एज सून एज, एक्स का मतलब है कि एज सून एज के साथ कोई और वर्ड का यूज नहीं होगा। एज सून एज केवल हम अकेले ही सेंटेंस में यूज करेंगे। एज लॉन्ग एज के साथ भी कोई और शब्द का यूज नहीं होगा। अनलेस के साथ भी नहीं होगा। एज फार एज के साथ भी हम नहीं यूज करेंगे। अनटिल के साथ भी नहीं होगा। टिल के साथ भी नहीं होगा और सो दैट के साथ भी नहीं होगा। नो सूनर जब भी यूज होगा तो देन का यूज होगा। हार्डली का जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो उसके साथ व्हेन का यूज होगा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ऑल्दो के साथ कोई और वर्ड यूज नहीं होगा। स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा। रादर के साथ देन, नो लेस के साथ देन और द के साथ द। जैसे हम लिखते हैं द सूनर द बेटर, यानी जितना जल्दी उतना अच्छा। तो यहाँ पे द के साथ द का हमने यूज किया। तो ये एग्जाम्पल है। सेंटेंसेस देखते हैं अब हम। एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे एज सून एज जो है वो कोरिलेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि एज सून एज के साथ कोई और कोरिलेटिव वर्ड यानी उसके साथ कोई दूसरा शब्द नहीं लगता है। तो एज सून एज वी रीच द ट्रेन द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देखो जो दूसरा सेंटेंस है इसके साथ अगला पार्ट जो है सेंटेंस का, उसमें कोई और वर्ड यूज नहीं हुआ है। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल पड़ी। अब आते हैं नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगैन टू रिसाउंड विद चीयर्स। अब हमने नो सूनर के साथ ये पढ़ा है कि देन का यूज होता है। तो हमने सेंटेंस में यूज किया नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच, उसके आगे देन द हॉल बिगैन टू रिसाउंड विद चीयर्स। तो यहाँ पे हमने नो सूनर का यूज किया तो हमने देन का भी प्रयोग किया। तो नो सूनर के साथ हम यहाँ पे व्हेन का, दैट का या हम सिर्फ कॉमा लगा देते तो ये सारी चीजें जो है गलत हो जाती, आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाता। तो ऐसे आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर स्पीच, यहाँ पे आपको व्हेन दे दिया जाएगा या आपको देन दे दिया जाएगा या आपको यहाँ पे बस कॉमा लगा दिया जाएगा, देन हटा देंगे और आपको बताना होगा कि सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये जो पेयर है ये हमेशा आपको ये याद रखना है कि कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, यानी जो पेयर ऑफ ये वर्ड्स हैं, कोरिलेटिव्स जो शब्द हैं, ये कौन से शब्द के साथ क्या यूज करते हैं। अगला है वी हैड स्कैर्सली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज होता है। तो जैसे ही हम स्कूल पहुंचे घंटी बज गई। He had hardly left his house when it started raining। अब hardly के साथ भी when का यूज होता है। अभी वह घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो इसी तरीके से हमने ये जो भी वर्ड्स पढ़े हैं इसके आपको आगे एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे आप ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस एक बार रीड करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये सेंटेंसेस देखेंगे नहीं आपको अलग अलग फॉर्म समझ में नहीं आएंगे। अनलेस के साथ कोई और वर्ड यूज नहीं होता है, अनटिल के साथ भी नहीं होता है, फिर यहाँ पे एज लॉन्ग एज है, इसके साथ भी कोई और यहाँ पे आपको वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे कॉमा डाला गया है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यहाँ भी ऑल्दो के साथ कोई और वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो ये सारे जितने सेंटेंसेस है ये आप वीडियो को पॉज कर करके सारे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करें कि ये जो भी सेंटेंसेस है ये आप आम बोलचाल में जब आप
कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड से, बातचीत करते हैं इंग्लिश में, तो आप इन वर्ड्स का, इन सेंटेंसेस का यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आपको याद रहेंगे कि कौन से वर्ड्स के साथ आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। अब आते हैं टेम्पोरल्स के बारे में। तो टेम्पोरल्स जो होते हैं वो काल सूचक शब्द होते हैं, यानी हमें समय के बारे में बताते हैं कि कोई भी कार्य कब से हो रहा है या कब शुरू हुआ या कब होगा। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे जिससे आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो पहला है, इट इज जनवरी 1977। आज जनवरी 1977 है। ही विल कम इन मार्च, वह मार्च में आएगा। अब ये जनरल सेंटेंस है कि आज जनवरी 1977 है और वो मार्च में आएगा, तो ही विल कम इन मार्च। तो आप यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम मंथ्स की बात करते हैं तो मंथ्स के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं। जैसे मंथ्स हो गए क्या, इन, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जब भी हम मंथ्स का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में तो हम लिखेंगे इन जनवरी, ही विल कम इन जनवरी, ही विल गो इन मार्च, द फेस्टिवल विल स्टार्ट इन नवंबर। कभी भी हम एट नवंबर या एट जनवरी या फिर ऑन जनवरी, ऑन नवंबर ये हम नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ इन का यूज करते हैं। वैसे ही जब हम डेज की बात करते हैं, डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तब हम इन नहीं लिखते हैं, तब हम हमेशा ऑन लिखते हैं। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम इन मंडे या ही विल कम एट मंडे हम नहीं बोलते हैं, हम हमेशा बोलेंगे ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे। फिर जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम यानी जैसे हम बोल रहे हैं 4 AM या 4 o'clock या 7 PM, 7:30 PM, 7:30 o'clock, तो हम हमेशा एट का यूज करते हैं, तब हम ऑन या इन नहीं लगाएंगे। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, तो आई गेट अप इन 5 o'clock या आई गेट अप ऑन 5 o'clock कभी नहीं होता है। हमेशा जब भी टाइम स्टैम्प होता है, जब भी टाइम की आप बात करते हैं तो आपको उसके आगे एट ही लगाना है। तो यही हम आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। अब 3 दिनों में तुम्हें लेटर मिलेगा, तो यहाँ पे हमने इन का यूज किया, 3 दिनों में। अब अगला सेंटेंस है, यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days। तो यहाँ पे विद इन हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें उसका लेटर मिल जाएगा। 3 दिनों में हमने इन यूज किया और 3 दिनों के अंदर के लिए हमने विद इन यूज किया। वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February। जैसा मैंने आपको बताया, फेब्रुवरी जो है वो मंथ है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक डेट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 20th February। तो जब मंथ के साथ डेट ऐड हो जाता है तब हम ऑन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि मंथ के साथ तो मैंने बताया कि इन यूज करना है, इन फरवरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने डेट मेंशन किया है इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज किया है। वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February, यानी मुंबई के लिए 20 फरवरी को रवाना हुए। यू केम एट 3:30। 3:30 का मतलब होता है 3:30 बजे, 3:30। तो यहाँ पे आप देखो टाइम क्या है, 3:30 है, तो हमने एट का यूज किया। द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। शॉप जो है वो 9:30 बजे सुबह से 7 बजे तक खुलती है। तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे हैं, हम टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, यानी कब से कब तक, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है। यहाँ पे हम एट, इन, ऑन ये सब का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें बताना है कि 9:30 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक शॉप खुलती है, तो हमने फ्रॉम का यूज किया। शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday। अब यहाँ पे सेंटेंस का आप सेंस समझो। यहाँ पे सेंटेंस से हमें क्या मिल रहा है, मीनिंग कि वो यहाँ पे कल शाम के 5 बजे तक थी, यानी हो सकता है वो सुबह से शाम के 5 बजे तक थी, हो सकता है वो दोपहर में आई थी और शाम 5 बजे तक रुकी थी। तो हमें टाइम नहीं पता कि वो कब आई थी, लेकिन हमें इतना पता है कि वो कब तक रुकी थी, तो हमने यहाँ पे टिल का यूज किया। टिल का मतलब होता है इतने बजे तक या इतने टाइम तक। फिर द बॉयज प्ले एवरी डे फॉर 1 hour, यानी जो लड़के हैं वो रोज 1 घंटे के लिए खेलते हैं। अब फॉर यूज होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, कि वो 1 घंटे तक खेलते हैं या 1 या 2 घंटे तक खेलते हैं। He has been staying here since yesterday, यानी वो कल से यहाँ पे रह रहा है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर और सिंस। तो फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें समय की अवधि के बारे में बात करनी है, यानी हमें टाइम ड्यूरेशन की बात करनी है और वो स्पेसिफिक हमें पता नहीं है कि वो चीज कब से हो रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मैं इस घर में 10 सालों से रह रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, यानी मैं 10 सालों से रह रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस घर में जनवरी से रह रही हूँ, तो मैं सिंस
का यूज करूंगी, फिर हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी की जब मैं बात करती हूँ तो ये टाइम मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं जनवरी से रह रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 10 साल से रह रही हूँ, 1 साल से रह रही हूँ, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया मैंने कि मैं कितने टाइम से रह रही हूँ। 1 साल का मतलब हो सकता है कि 1 साल जनवरी से लेके अगले जनवरी तक हो सकता है वो 1 साल मार्च से लेके अगले मार्च तक हो। लेकिन अगर मैं कोई फिक्स टाइम बताती हूँ या फिक्स डे बताती हूँ, फिक्स ईयर बताती हूँ, तो हम सिंस का यूज करते हैं। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि 2 साल से रह रहे हैं या 10 साल से रह रहे हैं या वो सुबह से काम कर रहा है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो आप आगे देखो, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। शी हैज बीन लिविंग देयर सिंस 1970, यानी वो यहाँ पे 1970 से रह रही है, तो ये फिक्स ईयर है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हिम और हर, मैंने उसे ऑलरेडी लिखा है। शी हैजंट कम येट, वो अब तक नहीं आई। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू होने वाला है। आई शैल फिनिश माई वर्क बाई नेक्स्ट फ्राइडे, अब मैं अपना वर्क जो है नेक्स्ट फ्राइडे तक खत्म कर लूंगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगले शुक्रवार तक, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया बाई नेक्स्ट फ्राइडे। बाई का मतलब होता है कि अगले शुक्रवार तक या अगले टाइम तक, मतलब एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन में मैं खत्म कर लूंगा काम। He'll finish his work in about 4 hours, अब वो 2 घंटे के अंदर अंदर काम खत्म कर लेगा। तो उस समय तक काम खत्म करना हो तो बाय का यूज करेंगे। 4 घंटे के अंदर, यानी लगभग मुझे 4 घंटे लगेंगे, तो हम यहाँ पे इन अबाउट का यूज करेंगे। तो ऐसे ये बाकी के सेंटेंसेस है, आप वीडियो को पॉज करके आप इन्हें रीड कर लें और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप इन सेंटेंसेस को, आप अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड करेंगे। आप घर पे जिससे भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने बहन से, फ्रेंड से, घर वालों से, तो आप इन सेंटेंसेस का कोशिश करें कि आप यूज करें। आपको कुछ भी बात करनी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप सिंस और फॉर का यूज करें, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कुछ याद रखने लायक बातें। नो सूनर डिड राजेंद्र रीच द स्कूल देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बढ़ते जाते हैं। नो सूनर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ दैन का लगना आवश्यक है। शब्दों का यह जोड़ा मिलकर वाक्य को 2 भागों में, यानी डिड राजेंद्र रीच द स्कूल और बेल स्टार्टेड रिंगिंग को जोड़ता है। इसलिए ऐसे जुड़वा शब्द को कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया, जो ऐसे वर्ड्स हैं उनका पेयर में यूज होना आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। महीनों के नाम के साथ इन लगता है, वारों के नाम यानी डेज के नाम के साथ ऑन लगता है, और समय बतलाने में एट का यूज होता है, जैसे इन फेब्रुअरी, ऑन ट्यूसडे, एट 6:30 AM। इस प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व इन लगता है और नून और नाइट के पूर्व एट लगता है। तो जब हम बोलते हैं आई विल स्टडी इन मॉर्निंग, आई विल स्टडी इन इवनिंग, तो हम इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इन लगाते हैं, और आई विल स्टडी एट नाइट, आई विल स्टडी एट नून और नाइट के साथ हम एट लगाते हैं। जहाँ कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM। और जहाँ समय की केवल अवधि दी गई हो वहाँ फॉर लगता है, फॉर 2 months, फॉर 3 years आदि। तो ये भी मैंने आपको समझाया कि जब हमें पता हो फिक्स्ड समय, कोई निश्चित दिन हो या कोई निश्चित समय हो, तो हम सिंस लगाते हैं। और जहां हम केवल समय की अवधि की बात कर रहे हैं कि वो समय कितने टाइम से हो रहा है या कब से हो रहा है कोई कार्य, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये कंसेप्ट समझ आया हो और आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को भी ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन के साथ, दैट इज़ 24th डे का सेशंस, और कुछ अलग और नए टॉपिक्स हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ICT चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।